अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ऑन कैंपस हुआ तो कितने राउंड्स हुए थे और हर राउंड में क्या क्या हुआ था, किस किस लेवल का राउंड था, कि हार्ड था, मीडियम था, इंटरमीडिएट था, कि एक्सपर्ट था। मतलब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक रोड मैप भी जानना चाहूंगा कि क्या ऑन कैंपस जब कंपनी आती है तो वो स्टूडेंट में क्या देखती है। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। और जो भी टॉपिक पढ़ा, चाहे छोटा टॉपिक पढ़ा चाहे बड़ा, और उसका तुरंत के तुरंत मैंने कितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करा। हम्म। अब तुरंत आप पहले ये सोचो कि भाई मैं आईडी डाउनलोड करूँ, वो करूँ, तो सबसे बढ़िया भाई ऑनलाइन चले जाओ। हम्म। ऑनलाइन बहुत सारे आईडी हैं, जो उनसे समझ आए कोड लिखो, कंपाइल करो, आंसर लो, तो कोई मतलब नहीं है, उसे समझ आ रही है। हम्म। एआई का जमाना है, एआई टूल से वो फिल्टर अपने आप ही हटा देगा उस चीज को। हम्म। बहुत एडवांस चीजें हो गई हैं। रिज्यूमे बनाना भी एक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि भाई एआई उसे कैसे समझ रहा है। हम्म। तो बीइंग अ कंप्यूटर का बैकग्राउंड का पर्सन, तो मैं यही बोलूंगा कि एआई से ही रिज्यूमे बनवाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत फ्री टूल्स हैं। बट जो टेस्टिंग के होता है ना, वो नहीं होता, क्योंकि हर जगह टेस्टिंग का बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स, व्हाट इज ग्रे बॉक्स, स्मोक क्या होता है, सैनिटी क्या होता है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्योंकि वो बहुत मेन है। जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के लिए अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या किया था। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन की बात करूँ तो ये बड़े बड़े जब नाम आ जाते हैं टेक्निक्स, तो थोड़ा सा लगता है कि टेस्टिंग भी भारी एक टर्म है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। किसी में भी जाओगे तो पहले वो वही चीज देखेंगे कि भाई क्या बैठ सकते हो हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपनी कल्चर नहीं खराब करेंगे तुम्हारे एक के चक्कर में। हम्म। हमने इतनी इमेज बना रखी है, कोई भी कंपनी होती है इसकी इमेज अपने लिए तो अच्छी होती है, तो बिल्कुल। वो इस चीज पे बहुत फोकस करेंगे। हम्म। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, इस चीज को जज करने के बाद आपसे कुछ ना कुछ अलग सवाल पूछे जरूर जाएंगे कि भाई ये कैसे होता है। यहाँ पे एक मिथ को मैं दूर करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि टेस्टिंग का मीनिंग क्या है। तो लोग डेफिनेशन हम्म। के आते हैं, और डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत फर्क है। तो यहाँ। बिल्कुल। हाय सागर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार की तरह ऑडियंस को कि आज क्या डिस्कशन होने वाला है। हम्म। बहुत सारा चीजों को लेके होता है ना कि मैंने टेस्टिंग में जाना है, मेरे को करेक्ट रोड मैप नहीं पता, उसके ऊपर हमने बहुत बात कर ली। हम्म। जब हम एक्सपीरियंस होते हम्म। हैं, ट्रांसलेट करना होता है नॉन टेक्निकल से टेस्टिंग में क्या आना, उसके ऊपर बात होगी। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेस्टर ही बनना होता है, उनके लिए क्या होता हम्म। है, रोड मैप है। दूसरा, बिल्कुल। कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जब वो कॉलेज में पर्सन पढ़ रहा हो तो टेस्टिंग की कंपनी का हायरिंग करने के लिए आना भी जरूरी होना चाहिए। तो इन दिस बिल्कुल। बिल्कुल। ये डिस्कस करने वाले हैं कि सागर की टेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से कंपनी उनके कॉलेज में आई, विजिट किया, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या उनका रोड मैप था, क्या उनके एक्सपीरियंस था, क्या लर्निंग था। तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे। सागर, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो कि अभी आप क्या कर रहे हो, कैसे आपने क्रैक किया। सो ओवर टू यू नाउ। ओके, हेलो। तो मेरा नाम सागर है, ऐसे ही भाई ने, गंदर भाई ने बताया। तो बेसिकली बोला जाए तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है कॉलेज से ही। कॉलेज सबकी होती है, फिर इंट्रोडक्शन बड़ी बोरिंग चीज़ हो जाती है अब, क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग टाइप का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर यही है कि अभी मैं करेंटली एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट हूँ, सीनियर एसडेट। और 3 साल हो गए मेरे को, मेरी पहली कंपनी है। अभी तक 3 साल ही हुए हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है कॉलेज से। और अब तक के जर्नी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो मैं आगे शेयर करूँगा। ट्रू। सो पहले तो ये जानना चाहूंगा टेस्टिंग के बारे में पता कैसे चला, और इसके पीछे मैं केस हम्म। स्टडी भी दे देता हूँ कि किस किस वे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्योंकि जब हम बीटेक हम्म। एमसीए करते हैं तो 32 की एक एवरेज सब्जेक्ट्स की लिमिट होती है हमारी, जिसमें जावा बिल्कुल बिल्कुल। प्लस प्लस आता है, और टेस्टिंग सिर्फ एकमात्र सब्जेक्ट होता है। तो टेस्टिंग के बारे में सिर्फ उस सब्जेक्ट से पता चला कि लिंक्डइन पे पता चला, कैसे पता चला, देन फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल। टेस्टिंग का पार्ट अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे को मेरी कंपनी में आने के बाद पता चला। ओके। उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ बोली जाए तो मतलब मेरे मैनेजर ने काफ़ी सपोर्ट दिया। हम मैं पहले से ही टेस्टिंग में एक डोमेन में ही घुसा, तो वहाँ ओके। पे सपोर्ट मिला। फिर मैं रुका नहीं, फिर मैं अंदर डीप डाइव डीप करता रहा। हम्म। अलग अलग जगहों पे मैंने एक्सप्लोर करा, बहुत सारी कम्युनिटीज एंड ऑल। तो हम्म। ऐसे मेरी टेस्टिंग की जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई। ओके। सो अब इसी में थोड़ा सा डीप जाते हैं कि जब टेस्टिंग की स्टार्ट हुई तो जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या होता है कि ना, अब 2 साल 3 साल के बाद ना सभी एक्सपीरियंस सेम ही काउंट होते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि आपको ऑन कैंपस से आए हो कि ऑफ कैंपस से आए हो।
सो आपके बहुत सारे ऑफ हम्म। कैंपस के लोग पर्सोनस भी होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, मे बी शायद टीम में करते होंगे। तो क्या डिफरेंशिएशन आपको लगता है, क्योंकि ऑन कैंपस कॉन्फिडेंस देता ही है तो फॉर श्योर है, बट क्या हाँ डिफरेंशिएशन होता है, मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा एक जानना चाहता हूँ आपका परसेप्शन। ठीक है, तो इसका मैं आंसर दो तरीके से दूंगा। हाँ। पहला तो मैं अपने तरीके से बताऊं कि देखो डिफरेंस यही है कि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहता है ऑन कैंपस वाले का। ऑफ कैंपस वाला पहले से ही बहुत कमजोर हो जाता है इस मामले में कि भाई कॉलेज से नहीं हुआ अब तो क्या ही होगा, फिर हाँ। अपनी अलग अलग तरीके से मेहनत करना एंड ऑल आगे बढ़ना। अब दूसरा आंसर इसका रहता है कि भाई जब कंपनी आपको हायर कर रही है कोई, तो आपको वहाँ पे क्या डिफरेंस फील होगा। हम्म। आपको डिफरेंस यही फील होगा कि भाई आप ऑन ऑफ कैंपस हो, हम्म। आप कॉलेज की इतनी हेल्प के बावजूद नहीं आ पाए, तो आपको एज अ थोड़ा कम ही समझेंगे, पर उन चीज़ों का आप ओवरकम कर सकते हो। ओके। अब वो आगे की जर्नी है कि कैसे ओवरकम करोगे। तो हम्म। ये एक डिफरेंस मेरे को लगता है कि यहाँ होता है, बट वो बच्चे पे या टोटली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से अपने अंदर ले रहा है और हम्म। कितना उसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर पा रहा है। ओके। तो सागर, इसी में ना मैं थोड़ा सा ना और पीछे जाऊंगा। जैसे अभी आपने बताया कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, करंटली आप सीनियर रेजिडेंट हो हम्म सेम कंपनी में, अपने कंपनी चेंज हम्म नहीं करी है जिसके में आपका हुआ था। हम्म तो जैसे अगर हम डेवलपमेंट से कंपैरिजन करें तो पहले 6 मंथ्स इंटर्नशिप होते हैं, वो शायद टेस्टिंग में भी सेम ही चलता है हमारा प्रोसेस। हमारे में हम्म। टेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ जगह नहीं है, वहाँ पे इनपुट कर देते हैं, रिसोर्स को एलोकेट कर देंगे, जो वहाँ से सीख लेते हैं। और डेवलपमेंट हाँ में हाँ भी हाँ। इसी तरीके से रहता है, लेकिन डेवलपमेंट में एक चीज ये रहती है कि अगर डेवलपर के बिलेबल आवर्स बनने स्टार्ट हो गए तो वो वहीं का हो जाता है, उसी प्रोजेक्ट में उसको रिटेन करके आगे एम्प्लॉयमेंट उसका फुल टाइम होता है। बट जो टेस्टिंग के जो 6 महीने होते हैं, उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए ताकि आपको एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि एट द एंड तो प्रोजेक्ट ही चाहिए, आपकी बिलिंग आएगी देन ओनली हम्म कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे और वैल्यू ऐड करोगे, और कम से कम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छे एक फ्रूटफुल रिसोर्स होंगे। तो वो जो 6 महीने का जो सफर होता है, उसमें आपने क्या क्या लर्निंग ली और क्या क्या चीजें आपको लगता है कि वो मिस्टेक्स भी आपने की होंगी, और वो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ आप। बिल्कुल, ये बहुत सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम्म। पहले 6 महीने आपके कंफर्मेशन के होते हैं कि आप रहोगे भी या नहीं। तो हम्म। वहीं पे पहली बात आती है, तो सबसे पहले वहाँ पे होती हैं कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, ओके। जिसमें क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 4 साल में ज़्यादा इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी कोडिंग नहीं करी, बहुत कम ही रहा मैं, एवरेज के बराबर ही। तो फिर जब मैं वहाँ आया तो मेरे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े टाइम बाद फील हुआ। हम्म। पहले 2 महीने में भी ये चीज़ नहीं लगी थी, पर फिर आई। उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स एंड ऑल हुई। फिर मिस्टेक मेरी ये रही, जब मेरे को फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे हाँ। अलग अलग टेस्टिंग के फ्रेमवर्क, वो हैंड ओवर करा गया, तो वहाँ पे मैं लगा कि हाँ भाई चलो हो जाएगा जब आएगा। वो अच्छा। गलती रही जो नहीं करनी चाहिए थी, उसे हम्म। समझना चाहिए था। अब यही चीज़ आज मैं बोल सकता हूँ कि भाई जितनी ट्रेनिंग्स हो, अपनी लैंग्वेज पकड़ लो। जावा है, पाइथन है, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत है लैंग्वेज, जो उनसे मैं कंफर्टेबल वो पकड़ लो। हम्म। उसके बाद जो जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उनमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बहुत बोरिंग स्टफ होता है बट ठीक है, कर सकते हो। हम्म। इस तरीके से आगे बढ़ोगे एक सिस्टमेटिक वे से थोड़ा सा, तो कंपनी में आने के बाद स्पेशली तो फिर बहुत सही रहेगा और आपकी वर्थ बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगी। ओके। अब ना इसी में ना एक रियल लाइफ सिनेरियो पे जाते हैं, क्योंकि ये वाली चीज मैंने खुद देखी हम्म है इंटर्न में। और डेवलपमेंट परसेप्शन से बात करूंगा मैं उसमें, और टेस्टिंग का हम्म कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि कैसे हुआ। शुरुआत के दिनों में तो हमारे को ना ये लगता है कि चलो ऑफिस से लैपटॉप मिला, मैं बहुत एक रियल बात बताऊं तो उसको लगता है यार बढ़िया चीज हो गई, अब तो लैपटॉप मिल गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक ना माइंडसेट है हम्म फ्रेशर में आज भी, बिगनर में, कि अब हम्म तो कुछ भी कर, लैपटॉप आ गया, कंपनी का है, कुछ भी। पहले 1 महीना तो ये निकलने में लगता है कि इंटेलिजेंट डाउनलोड करो कि वीएस कोड पे करना है कोड। ये जो जो ये मैं बता रहा हूँ एकदम फैक्ट, जो मैंने चीज देखी है। तो यहाँ पर जो पहला आपने बताया ना कि पहले 2 महीने आपने शायद चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि फ्रेमवर्क है आने दो, हम्म फिर उसमें बाद अब में आपको रियलाइज हुआ कि मेरे को एक लैंग्वेज को पिक करना पड़ेगा, देन उस पर कमांड करनी पड़ेगी और देन मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। अब मैं जो पहले 6 महीने है ना, उसमें से भी पहले 2 महीने निकालना चाहता हूँ, कि वो जो 2 महीने है हम्म ना, उसमें क्या क्या चीजों की डॉक्यूमेंटेशन की नीड एज अ टेस्ट इंजीनियर आपको करनी होती है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आप कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो अगर आप उसका डिजिटल फॉर्मेट रखोगे तो वो सर्चेबल और शेयरेबल दोनों इजी रहेगी। तो मैं उसके बिल्कुल। ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डीप जानना चाहता हूँ, क्योंकि टेस्टर्स के मन में आज भी ये ना बहुत ज्यादा एक मिथ्स बने हुए हैं, तो मैं उसको फैक्ट आज यहाँ पे प्रूव करना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस से। भाई तो इसमें मैं ये कहूँगा, जैसे अब तक मैं 3 साल में लगभग 5 से 6 अलग अलग आईडी यूज कर चुका हूँ। ओके। कभी एक्लिप्स, कभी इंटेलिजे, वीएस कोड, कभी हम्म। कुछ ऑनलाइन भी करे हैं हम्म। जब जरूरत पड़ती है। तो देखो ये चीज मेनली डिपेंड करेगी कि तुम्हारा
जो तुमने चूज करा है कोई भी लैंग्वेज, वो तुम कितना अच्छा पकड़े हुए हो। तुम बहुत अच्छी पकड़े हुए हो, जावा तुम्हें अच्छे से आती है बिल्कुल एकदम। पहले ही 6 महीने में तो नहीं कर लोगे, पर हाँ टाइमली आ जाएगी। पर उसके बाद चाहे तुम्हें एक्लिप्स पकड़ा दे कोई, चाहे तुम्हें वीएस कोड, वो फर्क बहुत सेकेंडरी है, उसका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। जी। बस ये है कि कहाँ से तुम्हें दिखावट कैसी चाहिए। अब एक्लिप्स में थोड़ी अलग है, इंटेलिजेंस में थोड़ी ज्यादा है। फीचरों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, किसी का डीबगर कैसा है, किसी का कुछ कैसा है। हम्म। तो इसका इतना डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। बेसिकली वही है कि आना कितना है और तुमने पकड़ा कितना है। अब ओके। नोट्स की बात करें तो नोट्स, मैं मानता हूँ कि नोट्स तरीका मेरा तो नहीं है। हम्म। मेरा ये है कि जो मैंने पढ़ा, और जो भी टॉपिक पढ़ा, चाहे छोटा टॉपिक पढ़ा चाहे बड़ा, और उसका तुरंत के तुरंत मैंने कितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करा। हम्म। अब तुरंत आप पहले ये सोचो कि भाई मैं आईडी डाउनलोड करूँ वो करूँ, तो सबसे बढ़िया भाई ऑनलाइन चले जाओ। हम्म। ऑनलाइन बहुत सारे आईडी हैं, जो उनसे समझ आए कोड लिखो, कंपाइल करो, आंसर लो। ओके। सबसे बढ़िया ये है। ओके। तो अब मुझे ये क्लियर हो हम्म। गया कि मैं अपना वेस्ट वहां नहीं कर रहा डाउनलोड करने में, सीधा मैं आपका आपने हम्म, कहा थ्योरी को पढ़ा, प्रैक्टिकल करा और कॉन्फिडेंस गेन किया और आगे बढ़ा, बिल्कुल। टाइम भी बचा, सब कुछ हुआ। अब ना यहाँ पर मैं थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करना चाहूंगा। होता क्या है कि ना, जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत होता है, कितनी लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करी, कितनी गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी, लोगों के होते हैं 100 200 300। देखो, टेस्टिंग के लिए लीड कोड गीक्स फॉर गीक्स मैं नहीं अभी रिकमेंड करता कि एज अ बिगनर लेवल पे पहले आप समझो कि टेस्टिंग की नीड क्या है, और एज अ टेस्टर आप क्या रोल प्ले करने वाले हो, दोनों चीजों को समझना है आपको। तो खाली बग्स निकालना हम्म। आपका एजेंडा नहीं है। मेन आपको है हम्म। कि वो जो अभी निकाले वो स्टेजिंग तक निकाले, प्रोडक्शन में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। समझना है। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जब ये आपको पता चला कि आपके यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है? तो क्या आपने सेम अप्रोच फॉलो किया जो बाकी कंपनीज के लिए करते थे, कि इसमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएटर हुआ आपके पास? क्योंकि यहाँ पे काउंटर ऑफर नहीं चलता ऑन कैंपस में, तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहता हूँ। तो इसमें तो मैं बोलूँगा कि मेरे को मेन पहले ये था कंपनी में लगे। हम्म। मेरी पहली कंपनी थी ये, तो मेरा इसमें हुआ भी, और भी कंपनी में हुआ, पर सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर हम्म। जब कंपनी में एंट्री हुई तो वहाँ पे ये होता है, पूलिंग टाइप का सिस्टम था बेसिकली, कि आपको इसमें आपको इसमें। तो मे बी वो उनका इंटरनल सिस्टम जो भी हो, हम्म। कि कैसे उन्होंने किस में पुट करा। तो सिर्फ बहुत बड़ा बैच था हमारा, उसमें से 2 ही बच्चे गए थे सिर्फ टेस्टिंग में। तो वहाँ ओके। पे बड़ा मॉरल सा डाउन हो जाता है कभी कभी। पर हम्म। वो मैंने फिर कुछ टाइम में ही समझ लिया कि भाई इससे कुछ होना नहीं है। हम्म। तो बेसिकली अपना पाथ अब पकड़ ही लिया है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओके। जितने मिथ होते हैं कि भाई टेस्टिंग बेकार है, ये है वो है, भाई ये सब कुछ नहीं है। हम्म। मेरा मानना ये है, अगर डेवलपर है तो टेस्टर भी है, और हम्म। डेवलपर नहीं है तो टेस्टर फिर कुछ नहीं कर सकता। हम्म। ओके। उल्टा भी है, अगर टेस्टर नहीं है तो डेवलपर भी कुछ बना के क्या कर लेगा। हाँ। बिना टेस्टर के डेवलपर बेकार है। तो हम्म। यही चीज़ है। तो इसमें कोई सोच विचार वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। ओके। अब आपको लाइन पकड़नी है, तो अब आप अपने हिसाब से फिर उसे अब अच्छे से अच्छे तरीके से पकड़ो। ओके। सो अभी जैसे आपने एक चीज बताया कि दोनों का डिपेंडेंसी का होना ना बहुत सही है, लेकिन मेरे को एक गेस्ट ने ना, एक हम्म। आज से काफी टाइम साल पहले एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि जो बग होता है ना, वो डेवलपर टेस्टर को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। तो हाँ बिल्कुल। ये जो चीज है ना, इसके ऊपर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम तो शुरुआत से हमें तो यही पता होता है कि बीटेक और एमसीए करने के बाद इंजीनियरिंग का मतलब तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है किसी भी चीज को, अगर नॉर्मल हम्म। भाषा में बात करूँ। हम्म। और भारत में तो इंजीनियर का मतलब डेवलपमेंट है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ। और जब हम इंजीनियर में टेस्टर ढूंढते हैं तो वो एक थोड़ा सा चूजी चीज हो जाती है कि यार ये तो कुछ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि टेस्टिंग में हमें तोड़ना ही पहले दिन से बताया जाता है कि तुम्हें फाड़ना है। तो अब मैं यहाँ से ये चीज समझना चाहूंगा कि जब कॉलेज में कंपनी आई थी, तो उस पॉइंट इन टाइम हम्म। पे देखो, अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो पता है कि रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। बट जो टेस्टिंग के होता है ना, वो नहीं होता, क्योंकि हर जगह टेस्टिंग का बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स, व्हाट इज ग्रे बॉक्स, स्मोक क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी? क्योंकि वो बहुत मेन है। जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के लिए अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या किया था? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन की बात करूँ तो ये बड़े बड़े जब नाम आ जाते हैं टेक्निक्स, तो थोड़ा सा लगता है कि टेस्टिंग भी भारी एक टर्म है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो इसका मैं बताऊंगा अब, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो मेरा डिफरेंस इंटरव्यू के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा रहा। हम्म। और अभी का इंटरव्यू का सिस्टम मैंने देखा है, टेस्टिंग को भी एक एज अ एक बेस माना जाता है कि भाई अगर आप इसमें अच्छा नहीं कर रहे हो तो फिर आपका खराब है मामला। हाँ। पर जैसे कि आपने कहा कि
टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी रहती है। जी। यूट्यूब पे आप कितना ही देख लो आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ये है कि प्रिपरेशन किसी को भी करनी है। मैंने अपनी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना ये डिफरेंशिएशन था नहीं, अलग कुछ था नहीं, सेम ही एक एक कॉमन पेपर था, उसी में सबको कुछ करना था और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंस अब यहाँ पे ये है कि आपको जितना सामान मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, आप किसी न किसी को आप जानते ही होगे, अब किसी न किसी घर में कोई ना कोई कनेक्शन निकलता है, आप बात करो बड़े लोगों से। मैं अपने बहुत जितने भी टीचर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, या कोई भी मुझे लिंक्डइन पे बहुत अच्छा मिलता है, मैं उनसे बहुत बात करता हूँ। तो उससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि भाई आप कौन सी राह पे हो, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। वरना गूगल करना तो आज के ज़माने में एकदम बेसिक चीज़ है। अगर ओके। वो आप करना सही से जानते हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप आगे बढ़ सकते हो उसमें भी। ओके। सो सागर, जैसे अगर हम ऑन कैंपस पे बात है तो आपने गूगल सर्च के ऊपर बता दिया मुझे कि वो तो एक ऑर्डिनरी चीज है, बट आप उसमें से कैसे रिसर्च करके हम्म आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप कितना डीप डाइव कर सकते हम्म हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं हम्म है। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिथ को मैं दूर करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, तो लोग डेफिनेशन हम्म, के आते हैं, और डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत फर्क है। तो बिल्कुल। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का होना पड़ेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ऑन कैंपस हुआ तो कितने राउंड्स हुए थे, और हर राउंड में क्या क्या हुआ था, किस किस लेवल का राउंड था, कि हार्ड था, मीडियम था, इंटरमीडिएट था, कि एक्सपर्ट था। मतलब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक रोड मैप भी जानना चाहूंगा कि क्या ऑन कैंपस जब कंपनी आती है तो वो स्टूडेंट में क्या देखती है, तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। देखो भाई, भाई इसमें मैं सीधी लाइन ही बोलूंगा, ऑन कैंपस कोई भी कंपनी आएगी, आपने बीटेक करी, बीएससी करी, बीटेक कुछ भी करा आपने, तो वो ये पहले देखेगी कि आप में जज्बा कितना है, आप हम्म। कितना कर सकते हो, आप में लर्निंग की कितनी कैपेसिटी है। अगर वो वहाँ पे उन्हें दिक्कत लगेगी तो फिर वो शायद आपको ना लें। अब ओके। रही बात राउंड्स की, तो हमारा पहला तो नॉर्मल एप्टीट्यूड राउंड था। हम्म। फिर उसके बाद एक इनका राउंड था, वो थोड़ा अलग था और उसमें बहुत सारे सिचुएशन के क्वेश्चन थे, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस थे। वो बहुत अच्छा था और मतलब मैं उसका कहूँगा कि वो इंटरमीडिएट से ऊपर ही मानो उस ओके। टाइम पर मेरे लिए। आज भले ही मैं उसको कहता हूँ कि हाँ मैं इजीली निकाल लूंगा मे बी, बट हम्म। अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि हाँ उस टाइम पे वो सही था। थर्ड राउंड हमारा फेस टू फेस था, हमें ओके। कंपनी में ही जाना था। फिर हम्म। वहाँ पे हमारा राउंड हुआ, तो वहाँ पे वो यही पूछते हैं भाई कि क्या क्या तुमने करा, 4 साल में क्या क्या अचीव करा। वहां पे एक बहुत बड़ी स्किल आती है आपकी कि आपने जो करा वो तो आप बता दोगे, बट हम्म। आप उसे बताओगे कैसे। आपको बोलना आना चाहिए, अपने सारे अंदर जो आपके है आप उसे नहीं निकाल पाओगे सही से, सामने वाले को नहीं पता चल रहा है तो हम्म। फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप इस पर भी काम करें, कॉलेज बहुत अच्छी जगह है इस चीज को समझने के लिए कि आप बोलो कैसे। हम्म। बोलने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बेस पर आप आगे काफी कुछ कर जाओगे। हो हम्म। सकता है कि आपके माइंड में आपने सोचा हो कि इसका आंसर ये है, हम्म। सामने वाले ने कुछ और सोचा, पर आपकी बोलने की कला से उसे वही सुनाई दिया जो उसे सुनना था। ट्रू। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। सो अब सागर, अब ये चीज तो समझ आ गया कि राउंड में ये होता है कि मतलब पता, क्योंकि 3 साल पहले और अब में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो क्या है कि हम्म, टीएस वाला सिस्टम अब नया आ गया है कि जिसमें आपका रिज्यूमे फिल्टर हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तो बिल्कुल। मैं दो क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले तो जैसे अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूँ तो पहले तो रिज्यूमे सेलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी गेम होती है। वो ही नहीं शॉर्ट लिस्ट हुआ तो अभी नहीं जा सकते, जो कि एक डिसएडवांटेज रहती है। लेकिन ऑन कैंपस में एडवांटेज इसलिए रहती है क्योंकि पूल में रिज्यूमे चले जाते हैं, एप्टीट्यूड के बाद तो फिर रिज्यूमे का रिलेवेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर तो आपको पता है राउंड वन राउंड टू वो पूछूंगे तब करोगे। तो कितने पेज का रिज्यूमे बनना चाहिए आज की डेट में अगर किसी को ऑन कैंपस हायर होना है टेस्ट इंजीनियर को? तो मैं ये सीधी बात करूंगा, इसमें एक पेज से ज्यादा रिज्यूमे ना हो, ओके। क्योंकि एक पेज के अंदर आप इतना तो लिख ही दोगे कि आप उसे समझा पाओ, पर एक पेज से अगली लाइन बढ़ते ही फिर आप झूठ ही लिख रहे हो। ये रिज्यूमे मतलब ये सामने वाला जो बंदा है उसे पता है, हम्म। आप लिख कुछ रहे हो, आपको पता कुछ है, आपने जावा के नाम पे 3 लाइन लिख रखी है, तो हम्म। कोई मतलब नहीं है, उसे समझ आ रही है। हम्म। एआई का जमाना है, एआई टूल से वो फिल्टर अपने आप ही हटा देगा उस चीज को। हम्म। बहुत एडवांस चीजें हो गई हैं। रिज्यूमे बनाना भी एक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि भाई एआई उसे कैसे समझ रहा है। हम्म। तो बीइंग अ कंप्यूटर का बैकग्राउंड का पर्सन, तो मैं यही बोलूंगा कि एआई से ही रिज्यूमे बनवाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत फ्री टूल्स हैं, हम्म। तमीज से रिज्यूमे बनाओ, एक पेज से ऊपर तो बिल्कुल ना ले जाओ। हम्म। स्किल्स को और जो तुमने करा है उसको अच्छे से बोल्ड लेटर्स में लिखो कि भाई ये चीज़ मैंने करी है, ये चीज़ नहीं करी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ऐसे ही सब निकल जाएंगे, कुछ रिज्यूमे का फायदा नहीं होता फिर। ओके। सो अब एक पेज का रिज्यूमे मेरे को समझ आ गया। इसमें आपने लिखा कि जावा, देखो लैंग्वेजेस में भी ना लोग बिगनर्स लिखते हैं कि जावा, सी,
C++, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यही यही रूल है। मैंने तो आपको ऑर्डर भी सेम बताया, हम्म। यही सेम होता है। अब इसके ऊपर तो समझ आ गया कि चलो ठीक है, लैंग्वेज की नॉलेज होना और लैंग्वेज पे काम करना अलग है। यहाँ थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का कंसेप्ट आ गया, उसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं कि वो चीज कैसे करते हैं। आपने कहा कि एक पेज का रिज्यूमे बनाना, चलो ठीक है, गंधर्व आया ऑन कैंपस आके, उसने एक पेज का रिज्यूमे बना दिया। अब उसी का एक और फ्रेंड था जिसका नाम तुषार था, जिसने ना, हम वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करते थे। तो तुषार बहुत ज्यादा काम करता था, मतलब सारा काम वही करता था डेवलपमेंट से लेकर, क्योंकि हमारे बीटेक और एमसीए में स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगा कि माइनर और मेजर प्रोजेक्ट का कंसेप्ट होता है चौथे सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर में, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर से तो आपका वो स्टार्ट हो जाता है, और बीटेक में आप +1 कर देना सेवन्थ और एट्थ वाला कंसेप्ट। तो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कॉफी मैनेजमेंट सिस्टम, हम्म। मैनेजमेंट सिस्टम, हम्म। ये चलता है। सिर्फ आगे नाम चेंज होता है, मैनेजमेंट सिस्टम वही रहता है, सेम सॉफ्टवेयर ASP.NET पे आज भी बनता है, VS कोड पे कोड होता है। यहाँ से गंधर्व ने इतना काम नहीं किया, बहुत सिंपल बताऊंगा, लेकिन तुषार ने ना उसको फुल फ्लैश बनाया। इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन करी, यूज केसेस बनाए, सिनेरियोज बनाए, डेटा फ्लो डायग्राम बनाए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाए। मैं सारे कंसेप्ट वो बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हम्म। कोर्स में मैं एक एक चीज वो बता रहा हूँ यहाँ पर। अब एक तरफ गंधर्व ने भी वही प्रोजेक्ट को ऐड किया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अपने प्रोफाइल में, मतलब रेज्यूमे में। सेम तुषार ने भी किया। तो जिसने बनाया होगा उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उसे एंड टू एंड फ्लो पता है, लेकिन वो टेस्टर नहीं है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है अभी। और गंधर्व ने भी वही चीज ऐड किया, बट गंधर्व के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उसने उस पर हल्का बहुत काम किया। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कितने नंबर ऑफ दिखाने चाहिए और कितना प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है, ये एक आर्ट है। तो मैं इसके ऊपर ऑन कैंपस में यहाँ पर दूसरा और तीसरा राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट जो आपने बनाया। हम्म। तो इसके ऊपर मैं आपका एक बोल्ड व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक चेकलिस्ट होती है लास्ट राउंड की। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो भाई, आपने सही बोला है कि जैसे 4-5 बंदे काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पे, हाँ। तो 2-3 ही होते हैं जो बहुत एकदम जिन्हें एंड टू एंड पता होता है, हाँ। और 2 होते हैं कि भाई बस हैं और नहीं पता है। मैं भी उनमें से था, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। तो चीज ये है कि भाई लिखो एटलीस्ट, कि चलो तुमने लिख दिया कि हमने हाँ यही बनाया। अब चलो तुमने उसमें काम नहीं करा, बट अब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कहीं भाग तो गया नहीं है। ट्रू। और अभी कंपनी को आने में अगर 1 हफ्ता भी है, 2 हफ्ते भी हैं, 1-2 हफ्ते बहुत होते हैं एक रखे रखाए कोड को समझने के लिए। हम्म। मैं इस चीज में मैंने एक स्किल अपनी, क्योंकि मैं बताया मैं एवरेज ही था कोडिंग में, पर हम्म। मेरी एक अच्छी चीज थी जो मैंने बहुत टाइम से डेवलप करी, कि एटलीस्ट जो कोड कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो चाहे लिख रहा है चाहे कुछ छाप रहा है, तो मुझे वो पता होता था कि हाँ भाई ये कर रहा है। ओके। और बेसिक चीजें जो आपकी लैंग्वेज में हर किसी में होती है, जैसे अभी बहुत सारे मैंने देखा है, कभी कभी लोगों को ये लगता है कि ऊप्स जो रिलेटेड है वो सिर्फ जावा से ही है। नहीं। नहीं है, ऊप्स हर लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये है हम्म। कि आप उसे यूज कैसे कर रहे हो। ट्रू। लोग समझते हैं पाइथन बहुत ईजी है, नहीं पाइथन ईजी नहीं है, पाइथन में आगे जाओ बहुत ज्यादा कुछ है। हम्म। तो ये सब चीजें आपको तभी आएंगी जब आप थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू करोगे। मेरी एक और थोड़ी स्किल थी बेसिकली, मैंने एक बार सीनियर से शेयर भी करी थी, कि भाई मेरे को पढ़ना बड़ा पसंद है कि टेक्नोलॉजी में चल क्या रहा है, हम्म। मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कुछ नया आया है। आप ऐसे छोटी मोटी चीजें भी अगर अपना अपने जज्बे में है आपके, तो आप इन्हें आगे अच्छे से निकाल ले जाओगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने हम्म। कितना काम, चलो नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट पता हो कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। प्रोजेक्ट का एंड टू एंड फ्लो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन दूसरे ने बनाई है, अब यूटिलाइज तो कर लो। क्योंकि हम्म। अब आप लटके ही आए हो सर टाइम से, अब ये टाइम है कुछ करने का। तो यहाँ ओके। पे अब नहीं चूकने वाला सीन है, यहाँ पे कोई दूसरी राह है नहीं। ओके। तो सबसे बेस्ट है कि जितना है आप उसे समझो। ट्रू। अब सागर, मेरे को रिज्यूमे समझ आया, मुझे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन समझ आया, कितने में से कितने लोगों ने काम किया, उसकी क्रेडिबिलिटी और जस्टिफिकेशन इंटरव्यूअर को पता चल जाती है उसके रिस्पॉन्स से। कि क्योंकि हमारे को बताने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि हमने कितना रियल उसको यूज केस को कवर किया है। अगर हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी बनाया है तो हमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, देन प्रपोज सोल्यूशन, और कितने यूज केसेस लगे, क्या क्या रोल था, क्या FE था, क्या BE था, मतलब पूरा टेक स्टैक क्या था, और किस पर्सन ने क्या क्या कौन कौन से मॉड्यूल पे काम किया। और छोटे छोटे टेस्ट केसेस बनते हैं हमारे नॉर्मल वाले, हम यहाँ पे बिल्कुल। टेस्टिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे टेस्टिंग को लेके ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है। यहाँ तो यही होता है कि बना के दे दो हाँ। और आपने स्क्रीनशॉट लगा देना और CD में बना के दे देना, जो कि मैं बिल्कुल यहाँ फैक्ट बताऊंगा कि क्या है। अब यहां तक मेरे को राउंड 2 से राउंड 3 में मैं पहुंच गया, मेरे को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने, क्योंकि ये क्वेश्चन राउंड 1 एप्टीट्यूड में नहीं आने वाला, राउंड 2 में 100% पूछेंगे, राउंड 3 अगर कोई CTO लेवल या टेक्निकल लीड लेवल का पर्सन पूछेगा तो वो भी पूछेगा।
वहां से भी हमने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी राउंड आता है मैनेजरियल राउंड। मैं यहाँ पे सीटीसी की बात नहीं करने वाला कि क्या है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि एक स्टूडेंट को टेस्टिंग में आने के लिए इतना सीटीसी मिल रहा है, वेल एंड गुड है। लेकिन जब मैनेजरियल राउंड होता है तो वहां पर बिहेवियरल एस्पेक्ट को चेक किया जाता है। अगर मैं डेवलपर को हायर कर रहा हूँ तो लॉजिकल वाली चीजें ज्यादा होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा, हम्म। टेस्टिंग परसेप्शन से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों माइंडसेट से होगा। अगर मैं एचआर बिल्कुल। से बात करूं तो वहां पर एज अ टेस्ट इंजीनियर में वो मैनेजरियल राउंड में क्या देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस की बात नहीं हो रही है कि क्या खाते हो क्या पीते हो। यहाँ क्या बात होती है, इसके अलावा क्या बात होती है, सीटीसी के अलावा क्या बात होती है। देखो, बेसिकली मैनेजर राउंड एचआर राउंड लगभग बराबर से ही होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो ये पॉइंट बेसिकली मैंने तभी पहले लाइन बोली थी कि बोलने का तरीका हम्म। यहाँ बहुत डिटरमाइन करेगा कि भाई, चलो भाई, मुझे ये समझ लिया कि भाई बंदा दिमाग से सही है, कोडिंग कर लेगा, हमारी बातें समझ लेगा, पर क्या ये टीम को भी देख पाएगा, टीम के संग बना पाएगा, ये सारी चीजें भी वहाँ देखी जाती हैं। अब ओके। अगर इसमें मैं, क्योंकि आप अभी अभी नए नए कंपनी से आ रहे हो, मतलब कॉलेज से आ रहे हो, तो या हम्म। तो किसी में जाओगे, डेवलपमेंट में जाओगे, टेस्टिंग में जाओगे, डेवऑप्स में, किसी में भी जाओगे, तो पहले वो वही चीज देखेंगे कि भाई क्या बैठ सकते हो हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपनी कल्चर नहीं खराब करेंगे तुम्हारे एक के चक्कर में। हम्म। हमने इतनी इमेज बना रखी है, कोई भी कंपनी होती है इसकी इमेज अपने लिए तो अच्छी होती है, तो बिल्कुल। वो इस चीज पे बहुत फोकस करेंगे। हम्म। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, इस चीज को जज करने के बाद आपसे कुछ ना कुछ अलग सवाल पूछे जरूर जाएंगे कि भाई ये कैसे होता है। जैसे मेरे से पूछा गया था कि भाई तुमने बना रखा है कि तुम्हें खाना बनाना पसंद है, तो तुम्हें क्या खाना पसंद बनाना पसंद है। अब लोग लिख देते हैं भाई मुझे डांसिंग पसंद है। अब हम्म। आप में क्या इतना दम है, अगर आपसे वहां पे मैनेजर राउंड में पूछ ले बंदा कि आप डांस करके दिखाओ, तो आप कर दोगे? वहां हम्म। पे कॉन्फिडेंस आपका देखा जाएगा कि कॉन्फिडेंस कितना है। तो मैंने जब कुकिंग लिखा था तो उसने मुझसे पूछा गया था कि चटनी, मैंने बोला था कि चटनी मुझे बनानी आती, तो उसने हरी धनी की चटनी पूछी थी। तो ये ओके। चीज है कि कॉन्फिडेंस वहां पे बना रहना चाहिए। बोलना और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इस लास्ट राउंड में। ओके। वरना फिर आपको ये इस पे काम करना है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, देखो मेरी भी कोई खास नहीं है, बट आती है धीरे धीरे। आप शीशे के सामने खड़े हो, बहुत अच्छा, हमारे यहाँ है, हम्म। भारत में तो चलता है कि शीशे के सामने खड़े हो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैंने खुद देखा है। ट्रू। तो ये चीज है। ओके। तो मैनेजरियल राउंड में मुझे ये पता चल गया कि मेरी हॉबीज के ऊपर भी बात हो सकती है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, अगर बिल्कुल। कर रहा हूँ तो अब ना, हॉबी मेरे को समझ आ गया, प्रोजेक्ट समझ आ गया, और मेरा इंट्रोडक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मेरा करंट ग्रेड कितना है, यूनिवर्सिटी, 4 सेक्शन मैंने बांट दिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम्म में बात करते हैं, टेक्निकल या टेक स्टैक जिसे हम बोलते हैं, लैंग्वेजेस में गए, उसी ऑर्डर पे दोबारा हम्म चले, हम्म थोड़ी देर बाद पहले हुई थी, जावा, सी, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, हम्म जावास्क्रिप्ट, अब जिस टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, सब डाल दी। इंटरव्यूअर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सी फेवरेट लैंग्वेज है आपकी, बिल्कुल। ये पूछते हैं, इसका आंसर क्या हम्म होगा। दूसरा, इसमें हमने एच टी एम एल भी एच एल लैंग्वेज को ऐड किया है, सी एस एस डिजाइनिंग की हमने वो भी ऐड किया। तो यहाँ पर टेस्टिंग परसेप्शन से वो जानना चाहता है फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, क्योंकि वो सीधा आपको तो ऑटोमेशन पहले दिन से नहीं सिखाएगा, कम से कम 3 महीने हम्म 4 महीने आप पे इन्वेस्ट करेगा, फिर क्या होगा। हम्म तो यहाँ पर वो लैंग्वेज की पकड़ देख के आपको आगे का प्रोजेक्ट सोच रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका आंसर क्या होगा, अगर मतलब है, क्योंकि ये तो बहुत रियल सिनेरियो, बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, आपने भी देखा होगा, रिज्यूमे आपके में हम्म। भी आते होंगे। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, तो इसके ऊपर आपका क्या अप्रोच रहेगी, मतलब कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो। ठीक है भाई, तो इसमें लैंग्वेज जैसे कि हाँ, सब लोग लिखते ही हैं पाँच छः। इंटरव्यू पक्का आपसे ये पहला सवाल पूछ ही लेगा कि किस में आप कंफर्टेबल हो, कौन सी आप में सबसे ज़्यादा काम करा है। तो वहां पर आप वो ही बोलो जिसमें आपने लगभग अपना ये प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्योंकि ओके। एटलीस्ट आपने वहां पे प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ चीजें अलग जरूर करी होंगी। आप सिंपल कोड से आगे नहीं बढ़े होंगे, आपने लाइब्रेरी यूज करी होंगी, आपने डिफरेंट तरीके के उसे मेथड्स, फंक्शंस बनाए होंगे, कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। अगर हम्म। आपने नहीं बनाया तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख के आप पढ़ लोगे उस चीज को। ओके। तो ये बात रही कि अब वो जो ये चीज पूछेगा, आप एक चीज और है, इस कंपनी जब आती है तो एक चीज, नेट पर आप जाओगे आपको कुछ भी मिल जाएगा, कंपनी की बेस लैंग्वेज क्या है। लगभग कंपनी आज यस। फिक्स लैंग्वेज पे चलती हैं कि भाई हम जावा पे ही काम करते हैं, हम सी प्लस प्लस पे ही काम करते हैं। तो हम्म। वहां पर आपका बेनिफिट होगा कि आपने प्रोजेक्ट भी जावा में बनाया है, कंपनी भी जावा की है, हम्म। तो आपको पास
ये बेनिफिट भी है और ये नुकसान भी है, क्योंकि कंपनी जब जावा की है तो उसको तो बहुत कुछ पता है, आपको एक लिमिटेड ही पता है। तो ओके। वहां पर आप मीडियम वे में खेल सकते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, हो जाएगा। जो ये पूछेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो मैं बता ही दूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली बैठेंगे। वही मैंने तो वहाँ पे, मेरे को तब उस टाइम पे ज़्यादा पता भी नहीं था कि कंपनी की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपनी जर्मन की है मेरी, जर्मनी की है, तो वहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं था। अब तो फिर भी काफ़ी कुछ पता है। तो पर मेरा प्रोजेक्ट था पाइथन में और कंपनी थी जावा की। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा तो सिर्फ जावा में है, तुम्हारा तो प्रोजेक्ट ही पाइथन में है। तो वहाँ पर मेरे ये आंसर्स थे कि सर कंसेप्ट्स चेंज नहीं हुए हैं, कंसेप्ट्स आर ऑलवेज देयर। आप ऊप्स वहाँ भी लगाते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ भी है वहाँ भी है, मेथड्स यहाँ भी बनेंगे मेथड्स वहाँ भी बनेंगे, सिर्फ एक लिखने की हैंड राइटिंग चेंज हो रही है। दैट्स नॉट अ बिग पार्ट, वी कैन चेंज दैट एंड वी कैन अडेप्ट उसे। आप अगर लर्निंग वाला माइंडसेट नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, लर्निंग है तो फिर कोई इशू ही नहीं है, उसमें आप कभी भी लर्न कर सकते हो। सिर्फ एक हैंड राइटिंग ही चेंज करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, ये है। अब दूसरी चीज आपने एक और चीज पूछी थी कि HTML CSS लोग लिखते हैं तो टेस्टिंग परस्पेक्टिव में कैसे आगे बढ़े उस चीज यस। को लेके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर HTML CSS लिख रहे हो तो वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे टेस्टिंग के लिए हायर हो रही है फॉर, मैं अगर मैं सच बोलूँ तो अगर मैं भी अगर किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं पूछ लूंगा उससे अच्छी खासी HTML CSS, क्योंकि फ्रंट एंड पे उसी पे आप टेस्टिंग करोगे। जी। आप किस चीज और बैक एंड पे अगर आप होगा तो आप अलग चीज पकड़ोगे। पर आप अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई HTML कोड की हायरार्की क्या है, डिविजन्स कहाँ पे लग रहे हैं, पैराग्राफ कहाँ बन रहे हैं, बटन्स कहाँ बन रहे हैं, किस चीज में कितना मैनिपुलेशन है, तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर मैं वहाँ पे रिजेक्शन पे आ जाऊंगा। तो आपको HTML CSS अगर लिख रहे हो तो आप एटलीस्ट या तो वहाँ पे लिख दो बराबर में, बेसिक्स ही आते हैं, ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा बेटर है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ज्यादा अपनी होगी। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। सो सागर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, इसमें हमने पूरी समरी कर देता हूँ एक बार कि किस क्या हमने डिस्कस कर लिया। हम्म। हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया कि टेक स्टैक कितना इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग के लिए क्या हम्म। मैनेजरियल राउंड में क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ टेस्टर, थोड़ा बहुत काम नहीं भी किया तब भी किस तरीके से, एक डिस्कवरेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है ऑन कैंपस में अगर कोई पर्सन जाता है, ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस का क्या डिफरेंशिएटर होता है। अभी तक हमने इन सब पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अब बात मैं करूंगा। हम किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो हमारे पास उसकी एक चेकलिस्ट होती है। जैसे अगर हम टेस्टिंग को सीखेंगे तो टेस्टिंग का पहले हम टी क्या है, ई क्या है, एस क्या है, टी क्या है, आई क्या है, एन क्या है, जी क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए एक नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग की लेमेंस में मैंने ये बनाई हुई है जैसे। तो टेस्टिंग का करेक्ट रोड मैप जो आप बिगनर्स को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहो कि ये गलतियां मत करना, स्पेशली ऑन कैंपस के लिए जहां कॉलेज में कंपनी ने आना है और ऑन कैंपस टेस्टिंग की कंपनी आएगी, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू? तो इसमें मेरा थोड़ा, फुल टेस्टिंग को मैं नहीं लूंगा, बेसिकली मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग ही चल रहा है मेरा, तो मैं उसको ही पकड़ूंगा अभी। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अगर आपको पता है कि कंपनी टेस्टिंग की आ रही है और उसके ऑटोमेशन का भी स्कोप है, तो आपको मैं पर्सनली बोलूंगा कि भाई आप ऑटोमेशन के लेवल पे प्रिपेयर करो। ओके। वहां पर अगर आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग जस्ट गूगल सर्च भी करा तो आपको 25 से 30 चीजें आराम से मिल जाएंगी। बट हम्म। आपको वहां पे जाके बोलनी नहीं है, क्योंकि जब कंपनी ही टेस्टिंग की है तो वो तो मास्टर है, आप नहीं हो। आप अभी 4 साल में कॉलेज में निकले हो, आपने 200 चीजें सीखी हैं जिसमें आप परफेक्ट नहीं हो। बिल्कुल। तो आप बेसिकली बेसिक चीजें पकड़ो, उनके बारे में पढ़ो, हम्म। उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या, अगर आपके पास समय है इतना कि आप कर सकते हो कि कंपनी को आने में भी 1 2 3 4 हफ्ते हैं, हम्म। आप कर सकते हो, तो जितना आपने करा आप उतना लिखो, क्योंकि रिज्यूमे तो 1 घंटे पहले भी एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम्म। लाइन बाय लाइन आगे बढ़ना है तो लैंग्वेज पकड़ो, ऑटोमेशन टेस्टिंग के बिहाफ पे मैं बोलूंगा तो पहले एक लैंग्वेज पकड़ो भाई। हम्म। पाइथन है, सेलेनियम है, जो सेम विद जावा भी है, पाइथन भी है। आपका साइप्रस है तो आपका वो जावास्क्रिप्ट से है। हम्म। UFT है तो उसमें बेसिक्स है, VS बेसिक्स जो होती है। हम्म। तो आप अलग अलग तरीके से आपको जिसमें कंफर्टेबल हो पहले वो पकड़ो। फिर एक चीज़ है जो मेरे को लगता है कि मैं जैसे 3 साल मुझे हो गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क के संग काम करना आना। ओके। तो ये आप एज अ क्या बोलेंगे, मतलब जस्ट पास आउट से तो एक्सपेक्ट शायद ना करा जाए इतना, बट एक बेसिक नॉलेज होती है कि भाई एक फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चरल मैप क्या होगा, वो आपको वो बहुत आराम से मिल जाए कि भाई पहले मैं बेस क्लास डिफाइन करूंगा, फिर मैं अलग अलग पेज क्लास डिफाइन करूंगा, फिर मैं मेन एग्जीक्यूशन क्लासेस डिफाइन करूंगा, फिर उन्हें मैं इंटरलिंक करूंगा विद द कंस्ट्रक्टर एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट पता भी हैं तो सामने वाले को ये लगेगा कि भाई चलो होमवर्क इज डन,
बाकी हम्म। काम मुझे देना है, ट्रू। उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। हम्म। तो ये है, क्लास में तो कोई भी हेल्प कर ही देगा। ओके। ये एक मेरा तरीका रहेगा अभी। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सागर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जिस तरीके से आपने एक एक चीज को बोल्ड वे में बताया कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को हम्म। टेक केयर करना है, और कौन सी मिस्टेक्स जो आपने की हैं वो कोई दूसरा ना करे, और कर रहा है तो ओवरकम कैसे करना है, वो भी एक मेन गेम है। थैंक यू सो मच सागर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू।